गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं और अध्याय 6 में आज का टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। तो भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रपति को संकट काल की स्थिति में 3 प्रकार की शक्तियां, आपातकाल की शक्तियां जो है वो प्रदान करता है। अनुच्छेद 352 के अंदर युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से अगर उत्पन्न संकट हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अंदर राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब संकट काल की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आज अपने सबसे पहले इसी टॉपिक में पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। यानी अनुच्छेद 352 के अंदर यह लिखा हुआ है या वर्णित है कि राष्ट्रपति को अगर ये विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा या भारत के किसी भी भूभाग की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति जो है वो संकट काल की घोषणा जो है वो कर सकता है। और ऐसी घोषणा किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले, अर्थात इसकी आशंका पर ही राष्ट्रपति जो है वो घोषणा कर सकता है। तो इस अनुच्छेद के अंदर 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। इस अनुच्छेद में 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 के अंदर। उसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये आती है कि अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है, सबसे पहली बात यही आती है कि आभास हो जाता है कि भारत या उसे किसी भी भूभाग में, मतलब क्या है कि उसको खतरा है, या तो संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी क्षेत्र में भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से अगर खतरा है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकता है। और मुख्य बात जो यही आती है इसमें कि मूल संविधान के अंदर पहले आंतरिक अशांति के खतरे पर आपातकाल की घोषणा का प्रावधान था। अब इसकी जगह जो शब्द यूज किया गया वो किया गया सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है वो जोड़ दिया गया, यानी आंतरिक अशांति को हटा दिया गया, उसकी जगह शब्द जो है वो सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। और बात होगी, वो टॉपिक इस तरह बन गया कि युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात इसमें यह आती है कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे मंत्रिमंडल से कोई लिखित सूचना नहीं मिल जाती, कोई लिखित सूचना उसे नहीं मिल जाती, या यूं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद ही राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तीसरी बात अगर बात करते हैं तो जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है तब उस आपातकाल की घोषणा को संसद के द्वारा 1 माह के भीतर उसे स्वीकृत करवाना आवश्यक होता है। 1 माह के भीतर उसे स्वीकृत कराना आवश्यक है। और ध्यान रहे पहले जो ये अवधि थी ये 2 माह की हुआ करती थी। दूसरी बात इसके अंदर आता है कि जब संसद उसे जब स्वीकृति देता है तो संसद में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं या संसद में जितने भी उपस्थित सांसद होते हैं उन सांसदों का 2/3 बहुमत से उसको पास करवाना जो है वो अनिवार्य होता है, न कि साधारण बहुमत से उसको पास करवाना। चौथी बात अगर आती है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा यहां कर देता है, मंत्रिमंडल ने लिखित रूप में उनको दे दिया आदेश, संसद ने उसको स्वीकृति दे दी, तो ध्यान रहे वो कितने माह तक लागू रहता है? 6 माह तक उसको लागू जो है वो कर दिया जाता है। उसके बाद 5वीं अगर अपने बात करते हैं तो लोकसभा के अगर
1/10 सदस्य, गणपूर्ति इतनी होती है लोकसभा के सदस्यों की, गणपूर्ति है वो कोरम है, वो 1/10 सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्यों की संख्या होती है उनका। तो लोकसभा के 1/10 सदस्यों की मांग पर आपातकालीन स्थिति पर विचार करने के लिए विशेष बैठक भी बुला सकता है, ये आवश्यक भी है। और लोकसभा में जितने भी उपस्थित मतदाता होते हैं वो साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त भी कर सकते हैं। तो ये तो था 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इतनी सारी बातें। अगर घोषणा जो है वो हो जाती है तो इसका संवैधानिक प्रभाव जो है, संवैधानिक प्रभाव जो है वो क्या क्या रहता है। तो सबसे पहली बात, आपातकाल की स्थिति में भारत का संविधान जो है वो एकात्मक शासन रूप ले लेता है। पहली बात, भारत का संविधान जो है वो एकात्मक शासन का रूप ले लेता है। दूसरी बात, राज्यों को अपनी कार्य शक्ति का जो उपयोग है वो केंद्र सरकार के अब निर्देश के अनुसार ही होगा, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ेगा। तीसरी बात अगर अपने करते हैं तो यह है कि नागरिकों के जो मूल अधिकार है, नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनमें अनुच्छेद 19 के अंदर जो प्रदत्त 6 स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अंदर जो जीवन तथा प्राण और देहिक की स्वतंत्रताएं हैं वो स्वतंत्रताएं जो है ना वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, उन पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगली अगर बात करते हैं चौथी, तो संसद को राज्य सूची के विषय पर भी, कौन से सब्जेक्ट पर, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो उनको प्राप्त हो जाता है। और पांचवी और अंतिम बात ये आती है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब अगर 356 की बात करते हैं, अनुच्छेद 356 के अंदर भारत एक संघात्मक राज्य है, लेकिन संघ के सभी राज्यों के लिए एक सी कानून व्यवस्था तथा ये अपना एक ही संविधान है। तो यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार अगर शासन चलाना अगर असंभव हो जाता है किसी राज्य में, या यूं कह सकते हो अगर किसी राज्य में जो शासन संचालन की प्रक्रिया वो संविधान के अनुरूप नहीं होती, तब उस राज्य में राष्ट्रपति जो है ना वो आपातकाल की घोषणा कर लेता है और राज्य का प्रशासन जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट अगली टॉपिक की इसी में, तो वही बात है कि संसद की सबसे पहले संसद से उनको संसद की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति की यह घोषणा जो है ना वो कितने माह तक लागू होते हैं, 2 माह तक, या यूं कह सकते हो 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति जो है वो अनिवार्य होती है, उसके बाद ही यह घोषणा की जाती है। और जब संसद, ध्यान रहे ये तो संसद की स्वीकृति के बिना है, स्वीकृति की यानी संसद जब उसे स्वीकृति नहीं देता है तो राष्ट्रपति की जो आपातकाल की शक्तियां हैं वो 2 माह तक रहती है, और संसद से जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह जो अवधि है वो 6 माह तक जारी रहती है। इसमें भी एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो इस अवधि को 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष कितना कर दिया, 1 वर्ष कर दिया। और यह अवधि जो है वो एक करके अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर इसमें संवैधानिक प्रभाव देखें, संवैधानिक प्रभाव की अगर बात आती है तो सबसे पहले बात ये आती है कि जिस राज्य में यह आपातकाल की घोषणा की जाती है तो सबसे पहली बात तो केवल और केवल उसी राज्य पर इसका प्रभाव पड़ता है जिस राज्य में आपातकाल की घोषणा होती है। तो वहां का जो मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाता है, वहां का मंत्रिमंडल है
वो भंग हो जाता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो फिर किसके हाथ में आ जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। और संसद जो है वही मतलब बाद में उस राज्य के लिए स्वयं कानून बना सकती है। अब उस राज्य में कानून कौन बना सकता है? वो बनाएगा संसद, और राष्ट्रपति को भी वहां के शासन का कार्यभार सौंप सकती है। अब नेक्स्ट तीसरा जो आता है वो आता है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति को विश्वस्त सूत्रों से अगर ज्ञात हो जाता है कि संपूर्ण देश या तो पूरा देश या उसके किसी भी भाग में आर्थिक स्थिति या उसकी साख जो है वो खतरे में है, तो राष्ट्रपति जो है वो वहां आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब अगर बात करते हैं संवैधानिक प्रभाव की, तो जब आर्थिक आपातकाल की घोषणा जब हो जाती है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को कई महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि वह केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों का वेतन कम कर सकता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य सरकारों को उनकी आर्थिक नीति को अपने निर्देशानुसार निर्धारित करने को बाध्य कर सकता है, और उन्हें वित्तीय विधेयक और बजट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश भी दे सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आर्थिक संकट की स्थिति में राज्यों की जो आर्थिक नीति पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। ओके, थैंक यू।